नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, चर्चा की जा रही थी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। एक भाग में इसकी चर्चा कर चुके हैं। आज उससे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, फ्रांस की क्रांति हुई, साथ ही साथ किस प्रकार से नेपोलियन ने यूरोप के अन्य हिस्सों में राष्ट्रवाद की जो चिंगारी थी उसे प्रबल किया। और साथ ही साथ हमने देखा था कि नेपोलियन ने संहिता किस प्रकार से लागू की थी नेपोलियन ने, और नेपोलियन को क्यों जानते हैं लोग महान शासकों में से एक शासक के रूप में, उसके विषय में हमने चर्चा की। आगे आज चर्चा करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। आगे भी समझेंगे कि यूरोप में किस प्रकार से राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ, उस सब पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 फिलहाल 11, 12 की भी कक्षाएं चलाई जाएंगी, लेकिन फिलहाल 9, 10 तक की कक्षाओं पर एनसीईआरटी किताबों के आधार पर प्रतिदिन चर्चा की जाती है। उसी में आज चर्चा की जा रही है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के भाग नंबर 2, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, उसके बाद हम चर्चा करेंगे आगे। 1997 में नेपोलियन का इटली पर हमला, नेपोलियन युद्धों की शुरुआत। नेपोलियन ने जो सबसे पहले युद्ध लड़े वो 1997 में लड़े, और इटली से उसने हमला करना शुरू किया। उसके बाद 1814-15 में नेपोलियन का पतन हो गया, वियना शांति संधि हुई। 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई थी, और वहीं से नेपोलियन का पतन हुआ था। 1821 ईस्वी आप देख पा रहे हैं, यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। और 1848 ईस्वी अगर आप देखें तो फ्रांस में क्रांति, आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों और किसानों की बगावत, मध्य वर्ग संविधान और प्रतिनिधित्वात्मक सरकार के गठन की मांग करता है। इतालवी, जर्मन, मैग्यार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्रों की मांग करते हैं। जो अन्य राज्य थे वो भी राष्ट्रों की मांग करते हैं। 1859 से 1870 के बीच इटली का एकीकरण होता है। 1866 से 1871 के बीच जर्मनी का एकीकरण होता है। 1905 ईस्वी में हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्यों में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। प्रश्न यहाँ से अनेक पूछे जा सकते हैं। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1806 आप बता सकते हैं 1859 से 1870। ऐसे ही जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871 के बीच में। ऑटोमन साम्राज्यों का स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत कब हुआ? 1905 में। इस तरीके से ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि राष्ट्रवाद जो यूरोप में पनपा था या उसका निर्माण हुआ था, उसके विषय में और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे। आइए देखते हैं कि क्या कक्षा 10 के एनसीईआरटी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विषय में दिया है, उसे समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज। अगर आप 18वीं सदी या नहीं 1700 से 1800 के बीच के टाइम पीरियड को देखेंगे तो आज के जैसे उस समय के राज्य या देश नहीं थे जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। वे तब राजाशाहियों, डचियों और कैटेनों में बटे हुए थे, जिसके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे, मतलब जिनके अपने अपने क्षेत्र थे। राजाओं के पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश शासकों के अधीन थे, और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। जो पूर्वी और मध्य यूरोप के लोग थे वह निरंकुश राजतंत्रों के अधीन रहते थे, और तरह तरह के लोग वहाँ पर रहते थे। वह अपने
आपको एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। वे अक्सर अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जाति समूह के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाले हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। आप देख सकते हैं ऑस्ट्रिया और हंगरी में जो शासक वर्ग था हैब्सबर्ग साम्राज्य, उसके शासक जो थे वह कई जनसमूहों को जोड़कर बना था और इसमें एल्प्स के टिराल, ऑस्ट्रेलिया के सुडेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लॉम्बार्डी है, वेनेशिया है जैसे इतालवी भाषा वाले प्रांत भी क्या थे, शामिल थे। हंगरी के आधे लोग क्या थे, मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। हम देख रहे हैं कि अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं थी और साथ में एक ही देश में एक भाषा से भी ज़्यादा भाषा थी। गालिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलते थे। आप लोग ये याद रखेंगे कि कहाँ पर कौन से लोग कौन सी भाषा बोलते थे। जैसे आप देख सकते हैं हंगरी में आधे लोग क्या बोलते थे, मैग्यार भाषा बोलते थे। साथ ही साथ गलीशिया के कुलीन वर्ग के लोग पोलिश भाषा बोलते थे। प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं, गलीशिया के कुलीन वर्ग के लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? गलीशिया के कुलीन वर्ग के लोग पोलिश भाषा का प्रयोग करते थे। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे, जैसे उत्तर में बहमोनियन और स्लोवाक, कार्नियोला, स्लोविन्स, दक्षिण में क्रोएट और पूर्व की तरफ ट्रांसवेलिनिया में रहने वाले राउमन लोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति निष्ठा थी। मतलब सभी लोग एक साथ सम्राट के प्रति क्या थे, निष्ठावान थे, तभी यह सारा जो क्षेत्र होता था या राष्ट्र होता था या जो उनकी सीमा रेखाएं होती थी वह एक साथ रहता था। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य विचार कैसे उभरा, इस पर समझने का प्रयास करने की कोशिश करेंगे। कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग, इसके विषय में जानेंगे। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का प्रभुत्वशाली वर्ग था। आप देखेंगे कि यूरोप में जो प्रभुत्वशाली वर्ग था वह कुलीन वर्ग था, जिसके पास जमीन का मालिकाना हक था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी इलाकों में हवेलियों के मालिक थे। जो ये कुलीन वर्ग के लोग थे जिनके पास जमीन थी, वे ग्रामीण इलाके में तो उनकी खूब जायदाद थी और शहरों में हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच में वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में आपस में जुड़े होते थे। जो ये लोग थे इनके बीच क्या था, शादी या नहीं वैवाहिक संबंध होते थे, एक दूसरे के रिश्तेदार थे। मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। उस समय भी जो यूरोप के अधिकांश लोग थे वो कृषक थे और जो धनी और जमीन जायदाद वाले लोग थे वो कुछ हिस्से में थे। पश्चिम में ज़्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी जिस पर भूदास खेती करते थे। आप लोगों से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि जो विशाल जागीरों में बटी थी उस पर खेती कौन करता था? उस पर खेती भूदास करते थे। मतलब जो भूमि दास रखे गए थे
वो काम करते थे। उसके बाद आगे देखें, पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास हुआ और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही आरंभ हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक अस्तित्व में आए श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग, जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने। आप देख सकते हैं कि जो इस समय लोग थे, वह ज़्यादातर नई औद्योगिक नीति आने से औद्योगिकों में कार्य करने लगे, श्रमिकों के रूप में कार्य करने लगे। और मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। अगर देखें मध्य और पूर्वी यूरोप में, तो जो ये श्रमिक लोग थे, इनका आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक तो ये बहुत छोटे हिस्से में थे, या नहीं, बहुत कम लोग थे। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता का विचार क्या हुआ, लोकप्रिय हुए। उसके बाद देखें उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, उदारवाद क्या है, उसके विषय में समझने की कोशिश करेंगे। यूरोप में 19वीं सदी की शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। जो 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता थी, वह उदारवाद से जुड़े थे। उदारवाद या नहीं लिबर शब्द पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी। नए उदारवादी जो मानते थे, वह मानते थे कि व्यक्ति के लिए आज़ादी होनी चाहिए, कानून के समक्ष सब बराबर होने चाहिए। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसा सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। राजनीतिक रूप से उदारवाद चाहता था कि ऐसी सरकार हो जो सबकी सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासकों और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान और संसदीय प्रतिनिधित्व सरकार का पक्षधर था। जो फ्रांस की क्रांति हुई, उसके बाद जो उदारवादी नेता थे, वह चाहते थे कि जो शासक वर्ग है, निरंकुश शासक वर्ग है और पादरी वर्ग है, इनके विशेषाधिकारों की समाप्ति की जाए और संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधित्व पर सरकार बनाई जाए। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देते थे। 19वीं सदी के जो उदारवादी थे, वो निजी स्वामित्व के संपत्ति पर भी अनिवार्य बल देते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि वे कानून के समक्ष बराबरी का विचार करके सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। अगर आप देखें तो प्रजातंत्र की शुरुआत की जो प्रारंभ हुई थी, वह फ्रांस की क्रांति से हुई और वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही था। लेकिन अगर हम बात करें तो वहाँ पर मत देने का अधिकार जो था, केवल संपत्तिवान पुरुषों को था। संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। आप देख सकते हैं कि मतलब जो जनसंख्या का बड़ा हिस्सा है, या नहीं 50% लगभग महिलाएं मतदान नहीं करती थी। उसके अलावा जो संपत्ति विहीन लोग थे, लगभग 40 से 45% लोग, वो भी मतदान नहीं करते थे। कुल मिलाकर के 90% से ज़्यादा लोग उस समय मतदान नहीं करते थे। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को क्या था, मताधिकार प्राप्त था। मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस लाई और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन
कर दिया। जो नेपोलियन संहिता आई थी 1804 में, जिससे कि आज भी फ्रांस में अनेक कानून लिए गए हैं, उससे महिलाओं को अवयस्क माना गया और उनको पिताओं और पतियों के अधीन माना गया। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए गए। 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो संपत्ति विहीन पुरुष थे और महिलाओं के लिए मतदान के अधिकार और राजनीतिक अधिकार के लिए आंदोलन चलाए गए। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। उदारवाद क्या था? जो पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण थे, उसे खत्म करना चाहता था। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी कि आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों के उदाहरण लें। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। नेपोलियन जो अनेक युद्धों को जीत चुका था, उसने छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया। इसमें से प्रत्येक को अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। ये 39 राज्य जो थे ये महासंघ के रूप में बने। इनके अपने क्या थी? मुद्राएं थी और नापतोल प्रणाली थी। 1833 ईस्वी में हैम्बर्ग से न्यूरेबर्ग जा कर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। अगर 1833 के आसपास हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाए तो कोई भी व्यापारी को 11 जगह पर सीमा शुल्क देना था और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे, क्योंकि हर क्षेत्र अपनी नापतोल व्यवस्था क्या थी? नापतोल व्यवस्था थी। अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। मसलन कपड़े को नापने का पैमाना इल था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटता बढ़ता था। कपड़े नापने के लिए जो इल का प्रयोग किया जाता था, एले का प्रयोग किया जाता था। एले का प्रयोग स्थान स्थान पर क्या था? भिन्न भिन्न था और जो जगह बदलने पर भी क्या होता था? उसकी लंबाई बदल जाती थी। अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता है तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता था। फ्रैंकफर्ट में 1 मीटर कपड़ा का मान होता था 54.7 सेंटीमीटर, जबकि मेंज में यही कपड़ा देखें आप 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेबर्ग में 6 सेंटीमीटर और प्राइमबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती थी। नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसे परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहे थे जहां वस्तुएं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जालवेराइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। आप देखें कि 1834 में प्रशा की पहल पर जालवेराइन स्थापित किया गया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जालवेराइन कब स्थापित किया गया या इसकी स्थापना कब की गई? 1834 में की गई। या ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जालवेराइन की स्थापना या इसकी पहल किसके प्रयासों से किया गया? प्रशा के प्रयासों से किया गया। उसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं कि इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उससे पहले 30 से अधिक थी। मुद्राएं भी 30 से अधिक थी। अभी हमने देखा था 39 देशों का संघ था, लगभग सबकी अपनी मुद्राएं थी, सबके अपने
टोल टैक्स हुआ करते थे, मतलब वो टैक्स लेते थे अलग अलग स्थानों पर। इसके अलावा अब ये सब मिला करके दो कर दिए, दो ही जगह पर अब कर लिया जाता था, और जो पहले 30 से अधिक हुआ करते थे। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापारिक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने क्या किया, मजबूत किया। आगे देखें हम 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद, आप देख सकते हैं 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। 1815 में हमने देखा था कि नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में हार चुका था, और हार के बाद यूरोपीय सरकारें फिर से रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित हो गई। रूढ़िवादी लोग जानते थे या मानते थे कि राज्य और समाज की जो स्थापित परंपराएं हैं, जैसे राजतंत्र है, चर्च की मान्यता है, सामाजिक जो ऊंच नीच है, संपत्ति और परिवार जो बनाए रखा था, उसको वो फिर से पुनर्जागृत करना चाहते थे। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। फिर भी कई लोग ऐसे थे रूढ़िवादियों में भी जो क्रांति से पहले के जो विचार थे या जो प्रयोग थे उनको नहीं करना चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदास की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। वो भी चाहते थे कि जो एक आधुनिक सेना है, कुशल नौकरशाही है, गतिशील अर्थव्यवस्था है, सामंतवाद और जो भूदासत्व की समाप्ति है, उससे यूरोप में क्या हो सकता है, राजतंत्रों को और शक्ति मिल सकती है। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया जैसे यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में बैठे। प्रश्न पूछा जाता है कि वियना सम्मेलन कब हुआ। वियना सम्मेलन 1815 में हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस की जो मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। फिर से प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1815 में जो वियना सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की। उसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है अक्सर कि वियना कांग्रेस की स्थापना कब हुई। वियना कांग्रेस की स्थापना 1815 में हुई। वियना कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे या इसकी मेजबानी किसने की। इसकी मेजबानी की ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिख ने। उसके बाद अगर हम देखें आगे कि इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 में वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे राज्यों में बदलाव खत्म करने थे जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। 1815 में जो वियना संधि हुई थी, इसका फिर से उद्देश्य था कि जो नेपोलियन के द्वारा बदलाव किए गए हैं उन पर थोड़ा बदलाव किया जाए। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश की सत्ता बहाल किया गया और फ्रांस में उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। आप देखें यहाँ से पीसीएस 2022 उत्तराखंड प्री में 2 प्रश्न पूछे गए थे। एक तो प्रश्न पूछा गया था कि वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता मेटरनिख ने की थी। साथ ही साथ पूछा गया था कि फ्रांस में किस वंश या बुर्बो वंश कहाँ शासन करता था। बुर्बो वंश फ्रांस में शासन करता था। बिल्कुल 4 लाइनों से 2 प्रश्न पीसीएस में पूछ लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। याद रखें, बुर्बो वंश
फ्रांस में फिर से उसकी स्थापना हो गई। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। आप देखें, जो नेपोलियन ने अनेक क्षेत्र जीते थे, फिर से वह फ्रांस से छीन लिए गए। अतः ऐसे में नीदरलैंड राज्य स्थापित किया गया। जो फ्रांस की सीमा थी उस पर लगभग कई राज्य बनाए गए जो आर्थिक और राष्ट्रवाद की लहर में चल रहे थे। उन राज्यों में से अगर आप देखें तो अतः उत्तर में कौन सा राज्य हो गया फ्रांस का? उत्तर में नीदरलैंड राज्य स्थापित किया गया, जिसमें बेल्जियम शामिल था, और दक्षिण पीडमॉन्ट में जेनेवा जोड़ दिया गया। प्रशा की उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रेलिया को उत्तरी इटली पर नियंत्रण सौंपा गया। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से राजनीतिक परिवर्तन यहाँ पर हुआ। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रशा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। किसको कौन से इलाके मिल रहे हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। जर्मनी को एक संघ के रूप में ही यहाँ पर रखा गया। इस सबका मुख्य उद्देश्य उस राजतंत्रों की बहाली थी जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि वियना कांग्रेस का मूल उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मूल उद्देश्य नई रूढ़िवादी व्यवस्था को कायम करने का था। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी, हुए आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी, और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। जो 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था थी वह निरंकुश शासन की आलोचना नहीं सह सकती थी, या नहीं जो निरंकुश शासन का विरोध करता था उसको वह उसकी आवाज़ दबा दिया करते थे। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए, जिसका उद्देश्य अखबारों, किताबों और नाटकों और गीतों में व्यक्ति उन बातों पर नियंत्रण करना था जिसने फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाए गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। आप देख सकते हैं जहां एक तरफ उदारवादी आज़ादी के पक्षधर थे, प्रेस को आज़ाद रखना चाहते थे, जनता के बीच समानता का भाव रखना चाहते थे और ज़्यादा लोगों को अधिकार देने की बात करते थे, वहीं रूढ़िवादी परंपरा के जो राजा थे वह निरंकुश सरकारों को ही क्या मानते थे? राष्ट्र का निर्माण के लिए सहायक मानते थे। उसके बाद यहाँ पर चित्र देखेंगे, उससे पहले हम पीछे भी यहाँ पर कुछ शब्द यहाँ पर देखने थे हमें। यहाँ पर देखें, यूरोप के नक्शे पर उन परिवर्तनों को चिन्हित करें जो वियना कांग्रेस के फलस्वरूप सामने आए थे। यूरोप के मानचित्र पर हम देखेंगे कि कौन सा हिस्सा किसे दिया गया, साथ में व्यंग्यकार क्या दर्शाने का प्रयास कर रहा है वो नीचे देखेंगे। और पिछले पृष्ठ में भी हमारे कुछ चीज़ें छूट गई थी। अर्थशास्त्री यहाँ पर देखें, अर्थशास्त्री राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की शब्दावली में सोचने लगे, हुए चर्चा करने लगे कि राष्ट्र कैसे विकास कर सकता है और कौन से आर्थिक कदम राष्ट्र को निर्मित करने में मदद दे सकते हैं। जर्मन में ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्राइड्रिक लिस्ट ने 1834 में लिखा, क्या लिखा उन्होंने? जाल्बेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांट देना है। वह राष्ट्र की आर्थिक हालत जितना बाहरी तरह से उसके हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा, उतना ही आंतरिक उत्पादकता को बढ़ा कर भी देगा। उसे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावनाओं को जगाना और उठाना चाहिए। जर्मन लोग यह समझ गए कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं से उत्पन्न होने वाले एकमात्र जरिया है। उसके बाद में
चर्चा करें उन राजनीतिक उद्देश्यों का विवरण दें जिन्हें आर्थिक कदमों द्वारा हासिल करने के उम्मीद से बनाया गया था, उसकी लिस्ट की गई थी। नए शब्द यहाँ पर हमने देखा रूढ़िवाद। रूढ़िवाद को अगर आप समझना चाहें तो एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संसाधनों और रीति रिवाज पर बल देता है। रूढ़िवाद मतलब एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा है, स्थापित संस्थान है और रीति रिवाज हैं उन पर जोर देता है। तेज बदलावों की बजाय यह धीरे धीरे विकास को क्या देता है, प्राथमिकता देता है। उसके बाद हम यहाँ पर चित्र पर चर्चा करनी थी। आइए देखें कि किस प्रकार से यहाँ पर व्यंग किया गया है। आप देखें यहाँ पर लोग बैठे हैं। चित्र नंबर 6 है, चिंतकों का क्लब है। 1820 के आसपास बनाया गया यह एक अनाम व्यंग्य चित्र है। बाईं तरफ की पट्टी पर लिखा गया है, आज की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमें कब तक सोचने दिया जाएगा। आप देख सकते हैं बाईं ओर यहाँ पर लिखा गया है पट्टी पर, हमें कब तक सोचना दिया जाएगा। दाईं तरफ बोर्ड पर लिखा गया है यहाँ पर हमें कब तक सोचना दिया जाएगा। और दाईं तरफ क्या लिखा है वो देखेंगे। दाईं तरफ लिखा गया है कि बोर्ड पर क्लब के नियमों की सूची है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं। इस पढ़े लिखे समाज का पहल नियम है खामोशी। पहला नियम क्या है इस पढ़े लिखे समाज का? पहला नियम है खामोशी। ऐसे किसी स्थिति से बचने के लिए जब इस क्लब का कोई सदस्य बोलने के लोभ का शिकार होता है, बोलने का शिकार हो जाए, तब उसे सदस्यों को प्रवेश करने पर मुंह बंद रखने वाले मोहरे बांट दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं एक श्यामपट जो है, एक बोर्ड जो है, बोर्ड पर लिखा है कि हमें कब तक बोलना दिया जाएगा। दूसरे बोर्ड पर लिखा गया है कि अगर जो लोग बोलेंगे तो उनके लिए कि क्या दी जाए, पट्टी दी जाए। सभी लोग पट्टी बांधकर यहाँ पर बैठे हुए हैं या नहीं, उस समय दर्शाया गया है कि किस तरीके से लोगों के लिए यहाँ पर बोलना मुश्किल हुआ था। उसके बाद हम देखें 1815 के बाद जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए थे उसके विषय में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। 1815 के बाद के वर्षों में दमन और भय से अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया गया। मतलब बहुत सारे उदारवादी नेता जो थे वो चुपचाप हो गए, बिल्कुल उनकी जो बातें थी उनको सुनने वाला कोई नहीं रहा। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारी को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रयास करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए, लेकिन वो लोग खामोश तो रहे, लेकिन साथ ही साथ अपनी जो योजनाएं थी वह गुप्त तरीके से बनाने लगे। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्री व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। अगर आप उस समय विरोध करते हैं या क्रांति करते हैं तो आप वियना कांग्रेस के जो भी सदस्य देश थे उन सब का क्या करते थे, आप विरोध करते थे, यह मान लिया जाता था। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ज़्यादातर क्रांतिकारी मानते थे कि जो आज़ादी है उसे इसका अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ऐसे ही वह व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जुसेपी मेज़नी, जिसका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था और वह कार्बोनारी के एक गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। आप देख रहे हैं क्रांतिकारी मेज़नी, जोसेफी मेज़नी, जिसका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था, कार्बोनेरी में गुप्त संगठन का सदस्य था। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के कारण उसे बहिष्कृत कर दिया गया था। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सोई यंग इटली और दूसरा था बर्ग
बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी राज्य में समान विचार रखने वाले युवा थे। प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है कि यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग इटली की स्थापना मेजनी ने की या यहाँ मेत्सनी लिखा है, जूसेफी मेत्सनी ने की। कहीं पर आपको मेजनी भी लिखा हो तो आश्चर्य करने की बात नहीं है। अलग अलग किताबों में थोड़ा ये नाम परिवर्तित मिल सकते हैं। जूसेफी मेत्सनी, मेजनी को ही क्या कहा जाता है? यंग इटली का निर्माता कहा जाता है। मेत्सनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी, अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंतर्गत एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। यह एकीकरण ही इटली की मुक्तिदाता का आधार हो सकता था। उसके इस मॉडल की देखी देखी जर्मनी है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, पोलैंड है, गुप्त संगठन कायम किए गए। जो मेसनी था जिसने यंग इटली की स्थापना की, उसकी देखा देखी अब अन्य देशों में भी होने लगी। जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में भी गुप्त संगठन बनने लगे। मेसनी द्वारा राजतंत्र का क्या किया गया? घोर विरोध करके प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मेसनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेटरनिक ने किसे सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन मेटरनिक ने मेत्सनी को बताया। ये यहाँ पर मेटरनिक के अपने विचार थे। उसके बाद हम चर्चा आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि एक चित्र देख लें यहाँ पर कि किस प्रकार का चित्र यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर क्या है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। एक बार आप चित्र देख लीजिए, उसके बाद आप नीचे देखें कि यह चित्र किससे संबंधित है। जूसेप्पे मेत्सनी और बर्न 1833 में यंग यूरोप की स्थापना कर रहे हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की? यंग यूरोप की स्थापना जूसेप्पे मेत्सनी और बर्न ने की। यहाँ पर चित्र है, साथ में हम आगे चर्चा करेंगे। क्रांतिकारियों का युग, इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे क्योंकि यह पार्ट काफ़ी लंबा होते चला जा रहा है। अगर हम यहाँ से अगर चर्चा करते हैं तो यह वीडियो निश्चित तौर पर काफ़ी लंबा बनेगा। ऑलरेडी 38 मिनट हो चुके हैं। इससे आगे हम कल या नहीं जल्द ही इस पर चर्चा करेंगे। कैसी लगी ये चर्चा आप लोगों को, आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो अपने मित्रों के साथ भी इन वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि जिस आधार पर इन दिनों हमारे जो सब्सक्राइबर हैं बढ़ रहे हैं, लेकिन हम जान नहीं पाते कि कौन से लोग बढ़ रहे हैं। वो निश्चित तौर पर अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे तो आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट हमें ऐसे अनेक वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखिए और आगे हम जल्द ही चर्चा करेंगे। क्रांतिकारियों का युग, जल्द ही आप लोगों से फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहे। जय हिंद, जय भारत।